नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। जज साहब, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है आपसे कि वृद्धाश्रम ना खुले, अब उसकी जगह पर अनाथ आश्रम ही बनाए जाए। 70 साल की सावित्री देवी कटघरे में खड़ी हुई जज के सामने बोल रही थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उनके मन में ये ख्याल आया और उन्हें इस बात को लेकर कोर्ट में आना पड़ा। सवाल तो बहुत सारे थे सबके मन में और जज के मन में भी। ये कैसी डिमांड है आपकी? वकील भी उनकी बात सुनकर असमंजस में थे। वहीं जज साहब भी कंफ्यूज्ड होकर उनकी तरफ देख रहे थे। उनको ये माजरा खास समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुद्दा क्या है। जज साहब, वृद्धाश्रम में कौन आता है और उन्हें भेजता कौन है? हमारे ही बच्चे ना। लेकिन अगर हम उन्हीं बच्चों को पैदा होते ही अनाथ आश्रम में डाल देंगे तो कभी भी कोई बूढ़ा माँ बाप अपने घर से नहीं निकाला जाएगा। वो कभी भी बेसहारा नहीं होगा। सावित्री देवी की बात सुनकर एक पल को सन्नाटा सा छा गया अदालत में, और फिर लोग आपस में बातें करने लगे। बेचारी क्या करे, जब से इसका बेटा बहू इसे छोड़कर गए थे बहुत परेशान रहती थी। एक औरत जो सावित्री देवी की ही सहेली थी, वृद्धा आश्रम में उनके साथ रहती थी, उन्होंने कहा, वैसे बात तो ठीक कही सावित्री ने। ये हमारे वही बच्चे हमें बेसहारा कर देते हैं जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। एक दूसरी औरत बोल पड़ी, हम खून पसीना एक करके अपना जीवन छोड़कर बच्चों को पालते हैं, उसकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार रहते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देते हैं, पर आखिर में वो हमारे साथ क्या करते हैं? 2 वक्त की रोटी तक के लिए हमें तरसा दिया जाता है, और जब वो भी उन्हें बोझ लगने लगती है तो हमें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। इससे अच्छा तो यही है ना कि माँ बाप सुकून से बिना किसी की चिंता के अपनी ज़िंदगी काटें। और अगर बच्चे हैं तो उनके पैदा होते ही उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाए। सावित्री ने दोबारा से अपनी बात रखी। ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा था जो सुनकर जज साहब भी बिल्कुल गंभीर हो चुके थे। मैडम, आप ये तो नहीं कह सकती कि बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाए। बच्चों की भी अपनी ज़िंदगी होती है और माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को पालना, एक दूसरे वकील ने कहा। वकील साहब, सिर्फ माँ बाप के हिस्से ही क्यों कर्तव्य रहे ये दिन देखने के लिए, जब बच्चों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें अपने फ़र्ज का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता, तो एक माँ बाप क्यों हमेशा सब फर्ज निभाएं? सावित्री देवी की बातें दिल को झकझोर सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। सावित्री देवी एक माँ थी, फिर भी बच्चों के लिए ऐसे शब्द जैसे कह सकती थी? क्या उनके सीने में दिल नहीं था? कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था। जब से ये मामला कोर्ट में आया था, ये केस सुर्खियों में था। आपकी बात ठीक है, आपका पहलू सही है, पर क्या एक तराजू में सबको तौलना ठीक है? और आखिर ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि आपने इतना कुछ सोच डाला? जज साहब ने नरमी से पूछा तो सावित्री देवी के उन झुर्रियों वाले चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। शब्द भले जज साहब के थे, पर यह सवाल हर एक इंसान का था जिसने भी इस केस के बारे में सुना। हर किसी के दिल में जवाब जानने की लालसा थी। ये सवाल सुनकर वो अपनी पुरानी यादों में खो चुकी थी। जतिन, जतिन बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? अपने 20 साल के बेटे जतिन के रूम में आते हुए सावित्री जी बोली। बेटे की प्लेट में खाना अभी भी वैसे ही रखा हुआ था। माँ, आप जानती हैं ना मुझे पालक नहीं पसंद, फिर भी यही बना दिया, मुझे नहीं खाना, वो मुंह बिगाड़ते हुए बोला। एक तो खाने के लेकर तुम्हारे नखरे कम नहीं है। पालक सेहत के लिए अच्छा होता है बच्चा, मुझे नहीं खाना ये। अच्छा ठीक है, बस 10 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी बनाकर लाती हूँ, कहकर वो रसोई की तरफ बढ़ गई। वो बेटे की हर जिद को पूरी किया करती थी। दोनों पति पत्नी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेटे की परवरिश में, पर किसे पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। सावित्री देवी के पति रघुवीर पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनका बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी पढ़ाई में भी पूरी मेहनत करता था। लेकिन खुशियां जब तक टिकती हैं। एक शाम रघुवीर जी घर लौटे तो उनके चेहरे पर अथाह खामोशी के साथ चेहरे पर रहने वाली वो हमेशा वाली मुस्कान गायब थी। आप परेशान लग रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या? उनको पानी का गिलास थमाते हुए सावित्री देवी ने पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, उन्होंने टालना चाहा। फिर आपके चेहरे पर ये परेशानी क्यों है? हमें तो बताइए, उन्होंने कुछ प्यार से पूछा।
सावित्री, विधायक जी एक बार थाने आए थे। उनका बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए पकड़ा गया था, तो वो उसी की बेल कराना चाहते थे, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी थी। तो उन्होंने मुझे धमकी दी थी, पर मुझे लगा मेरा फ़र्ज हर चीज़ से पहले है। लेकिन अब वो इतनी आसानी से कहाँ बैठने वालों में से थे। उन्होंने मुझ पर केस कर दिया कि मैं घूस लेता हूँ। ये कौन सी बात हुई? ऐसे कैसे कोई भी कुछ कह लेगा और डिपार्टमेंट वाले मान भी लेंगे? बड़े लोगों की बात कोई नहीं टालता, और उन्होंने झूठे प्रूफ भी पेश किए हैं सीनियर अधिकारी को। उन्होंने परेशानी से कहा। अब तक उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया था, लेकिन इस बार बात उनकी इज्जत पर आ रही थी, इसलिए वो टेंशन में थे। तो अब आगे क्या होगा? देखते हैं क्या होता है। कोर्ट से केस खत्म कराने की कोशिश करनी पड़ेगी, उन्होंने कहा। वो सावित्री को भी टेंशन नहीं देना चाहते थे। रघुवीर जी को लगा था कि वो बात संभाल लेंगे, पर ये इतना आसान कहाँ था। अगले दिन तक ये बात मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थी और उन्हें ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था। सही ही कहते हैं लोग, शक्ल से किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वरना दिखते तो बड़े शरीफ थे ये लोग। और नहीं तो क्या, हमेशा दूसरों का ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले ऐसे निकलेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं रहा होगा। सावित्री को देखा है, सब देखो तब अपने पति की ही तारीफों के पुल बांधा करती थी। अब सबको दिख रहा है कितने ईमानदार थे उसके पति। अरे वही बात है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें आज रघुवीर ने थाने से आते हुए सुनी थी, पर किसी को जवाब दे ना सके। अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। दिक्कत बस इतनी सी थी कि उनके पास खुद को सही साबित करने का अब तक कोई प्रूफ नहीं था। जनता के रक्षक ही जब गद्दारी पर उतर आए तो किसी और से क्या ही उम्मीद की जाए। ये बात है लखीमपुर की। सच्चाई और इंसानियत की मूरत कहे जाने वाले इंस्पेक्टर रघुवीर का सच सामने आ चुका है। बेवजह लोगों से पैसे लूटना और जमानत के नाम पर घूस लूटने का मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। रघुवीर जब घर आए तो टीवी पर यही खबर चल रही थी। सावित्री जी उन्हें देखते हुए ही टीवी बंद कर दी। आप? सावित्री उनसे कुछ कहने को हुई कि उन्होंने हाथ दिखाकर उन्हें चुप करा दिया। कुछ सुनने या कहने की जैसी हिम्मत नहीं थी अब। हेलो पापा। वो अभी घर पहुंचे ही थे कि उनके फ़ोन पर जतिन की कॉल आने लगी। वो अपने कॉलेज चला गया था, लखनऊ में रहता था वो। अभी 1 हफ्ते पहले ही छुट्टियों पर आया था वो, और 2 दिन पहले ही गया था यहाँ से। हाँ बेटा बोलो। पापा, वो कॉलेज की फ़ीस सबमिट करनी थी। कितनी है? 1 लाख। मैं भेजता हूँ तुम्हें कल तक। ओके थैंक यू पापा, कहकर जतिन ने कॉल कट कर दिया। रघुवीर के चेहरे पर शांत से भाव थे। एक वकील ने उनसे पैसों की डिमांड की थी। पैसे लेने के बाद वो ये केस लड़ने को तैयार था और सब शांत भी करा सकता था, जिससे शायद उनकी नौकरी भी वापस आ जाती। लेकिन इस वक्त जतिन की पढ़ाई उन्हें ज़्यादा ज़रूरी लगी और उन्होंने उसे पैसे भेज दिए। अभी जतिन को पैसे भेज दिए आपने? इनसे हम आपके लिए कोई अच्छा वकील भी तो कर सकते थे ना, सावित्री जी ने कहा। जतिन की पढ़ाई तो नहीं बंद करा सकते ना सावित्री, बाकी जो होगा वो संभाल लेंगे हम, उन्होंने कहा। वो एक पिता थे। पिता एक ऐसा शख्स जिसके खुद के ऊपर कितनी भी तकलीफ आ जाए, पर वो हमेशा ऊपर अपने बच्चों को ही रखता है। परेशान तो वो बहुत थे इस वक्त, पर उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई तरीका तो निकल ही जाएगा। वैसे भी बहुत ही धैर्य से काम लेने वाले व्यक्ति थे वो। रघुवीर, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम ऐसा करोगे। खबर सुनकर रघुवीर के बड़े भाई भरत उनसे मिलने आए थे। भैया, जब आपको भी यकीन नहीं है मुझ पर तो और क्या ही कह सकता हूँ मैं, उन्होंने फीका सा मुस्कुरा कर कहा। हुआ क्या है, पूरी बात बताओगे मुझे, उन्होंने अब कुछ शांति से पूछा। तो रघुवीर ने सारी बात कह सुनाई। परेशान मत हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सच सामने आ सके और तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत और नाम वापस मिल सके, उन्होंने भाई को हौसला बढ़ाते हुए कहा। उनकी बातों से ही रघुवीर को जैसे एक उम्मीद सी मिली थी। इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ हैं भैया, यही बहुत बड़ी बात है, उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। बहुत मेहनत और कोशिश के बाद लगभग 5 महीनों के बाद वो बेकसूर तो साबित हो चुके थे, पर इनमें उन्होंने बहुत कुछ झेला था। घर की स्थिति भी बहुत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और इस बात से सावित्री भी चिंता में थी।
सावित्री, मेरी माँ ने तो बेटे को घर बुला लो, अब बेवजह ही इतनी दिक्कत झेल रही हो, वो यहीं रहकर कोई नौकरी कर लेता। अरे कोई ज़रूरी था क्या इतने पैसे बर्बाद करना? पड़ोस की निर्मला जो सावित्री से बोल पड़ी, क्योंकि वो भी देख रही थी कि रघुवीर की तबीयत इन दिनों कुछ बिगड़ने लगी थी और जतिन की पढ़ाई में बहुत पैसे भी जा रहे थे, जिस वजह से रघुवीर भी चाह कर अपनी नौकरी छोड़कर आराम नहीं कर सकते थे और ना ही अपनी दवाइयाँ अच्छे से करवा पा रहे थे। दीदी, हमारे जतिन का सपना था बड़ा डॉक्टर बनना और उसके पापा भी चाहते हैं कि वो हमारा नाम रोशन करे। वैसे भी एक आखिरी साल ही तो बचा है, अब आप देखना बस मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए और वो डॉक्टर बन जाए, फिर फक्र से जिएंगे हम चिंता मुक्त होकर। वो मुस्कुराकर बोली। बेटे की तारीफ करते बोल नहीं थकते थे उनके। वो सब तो ठीक है, पर थोड़ा ध्यान रखना, बेटे के प्यार में सब उस पर ही मत लुटा देना, अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रख लो सावित्री। दीदी, मुझे मेरे जतिन पर पूरा भरोसा है, हमारे बुढ़ापे की लाठी वही है, तो अलग से कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारा बेटा कितना ख्याल रखेगा हमारा, देखिएगा आप भी। देखते देखते जतिन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वो जब घर आया तो उसने बताया कि वो वहीं एक लड़की कविता को पसंद कर चुका है और उससे ही शादी करना चाहता है। सावित्री और रघुवीर की भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने तो हमेशा अपने बेटे की खुशी ही चाही थी। रघुवीर भी साल भर बाद रिटायर हो गए थे, उन्होंने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से कविता से कर दी थी। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चला, पर खुशियाँ कहाँ ज़्यादा टिकती हैं। जतिन, तुम्हारा यहीं रहने का प्लान है क्या? जतिन रूम में आया तो कविता ने कहा। क्या मतलब? मतलब क्या यार, हम यहीं थोड़े रहेंगे हमेशा? लखनऊ कब चल रहे हैं हम? कविता, माँ पापा को छोड़कर कैसे चलेंगे यार, अब तो वक्त मिला है, वरना पढ़ाई की वजह से बाहर ही रहना पड़ता था। पापा की तबीयत भी तो खराब रहने लगी है अब, उसने एक तरह से इनकार ही कर दिया था उसकी बात मानने से, और ये कविता को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। कहाँ उसने सोचा था कि वो और जतिन बस दो लोग रहेंगे और एंजॉय करेंगे, पर जतिन को तो अपनी फैमिली चाहिए थी। हाँ, बस इसलिए तो तुमने शादी की थी ना मुझसे, मुझसे ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं देखा जाता। मुझे भी सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ तेज़ आवाज़ में बोली। कविता, बस भी करो, माँ सुनेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, तुम ना अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहो और मुझे मेरे घर छोड़ आओ, वो तुनकते हुए बोली। कबीर जान, वो उसे मनाने की कोशिश करता हुआ कुछ बोलने को हुआ कि तब तक कविता रूम से बाहर निकल गई। बीबी को नाराज नहीं कर सकता था वो, और हुआ भी वही, आखिर में कविता का ही कहना हुआ और उसने बाहर रहने का मन बना लिया था। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, शाम को उसने रघुवीर से कहा। हाँ बोलो। वो लखनऊ में जहाँ मैं रहता था वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, मेरे दोस्त ज़्यादातर उसी में काम कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी वहीं ज्वाइन कर लूँ। उसने कुछ डरते हुए अपनी बात रखी थी। जतिन की बात सुनकर रघुवीर ने सावित्री की तरफ देखा। जाने दीजिए, जहाँ मन हो वहीं काम करे बच्चा, उन्होंने कहा। माँ, मैं अकेले नहीं जा रहा, कविता भी साथ जाएगी, उसने कहा तो वो दोनों कुछ चौंके। जतिन, अभी तुम्हारी शादी को मुश्किल से 1 महीने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे बेटा, कुछ दिन कविता को यहाँ रहने दो, उसके बाद लिए जाना, सावित्री जी उसे समझाते हुए बोले। लोगों से नहीं मतलब है मुझे, यहाँ आप दोनों की सेवा करने के लिए ही तो नहीं आई हूँ मैं, मजदूरों की तरह हर वक्त तो काम होता है और उसमें भी आप दोनों की डिमांड बंद नहीं होती, कभी ये बना दो कभी वो, पहले भी तो आप संभालती थी ना घर, तो आगे भी देख ही सकती हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कविता, ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? जतिन ने उसे टोका। आप तो चुप ही कीजिए, सबसे बड़ी गलती तो यही थी मेरी, जो प्यार में फंसकर आपसे शादी कर ली, जिसे अपनी बीबी के लिए बोलना भी नहीं आता है। मैंने कह दिया तो मेरा इरादा पक्का है, मैं इन दोनों को बनाकर खिलाने के लिए नहीं बैठी रहूँगी यहाँ, उसने कड़वे शब्दों में कहा। बहू, तमीज़ से बात करो, तुम्हें नहीं रहना यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ मन हो जा सकते हो तुम लोग। रघुवीर जी जो अब तक शांत थे, उन्होंने कुछ गुस्से से कहा। सावित्री को बुरा लग रहा था बेटे बहू का ऐसे जाना, पर क्या कर सकती थी वो। जतिन कविता को लेकर लखनऊ चला गया था, फ़ोन भी बहुत कम ही किया करता था वो, पर इन सब में रघुवीर जी की तबीयत और गिरती जा रही थी। उसे गए हुए लगभग 1 साल होने को आया था, पर जाने के बाद वो दोबारा कभी आया ही नहीं।
इन 1 सालों में हाँ, कभी-कभी पैसे ज़रूर भेज दिया करता था वो। सुनिए, मैं जतिन को फ़ोन करती हूँ, जब उसे पता चलेगा कि आपकी तबीयत खराब है तो वो ज़रूर आएगा। हम आपको बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। सावित्री जो अपने पति के सिरहाने बैठी हुई थी, उन्होंने एक उम्मीद से कहा। रघुवीर को कई दिन से सीने में दर्द हो रहा था और 2 दिन पहले उन्होंने सरकारी अस्पताल में उनका चेकअप कराया था। तुम्हें लगता है वो आएगा? मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जाने के बाद उसने पलट कर देखना भी ठीक नहीं समझा और अब तो फ़ोन भी नहीं उठाता है वो। मैं मर जाऊंगा, वो ठीक है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, उन्होंने अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। इतना ही बोलने में उनकी सांस फूलने लगी थी। सावित्री का कलेजा फटा जा रहा था अपने पति को इतनी तकलीफ में देखकर। अपनी जिद छोड़ दीजिए ना आप, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपको इस तकलीफ में नहीं देख सकती मैं, वो उनके सीने पर हथेली से रगड़ते हुए बोली। लेकिन रघुवीर की तो जैसे उनकी बातें सुनाई ही नहीं दी। सावित्री की आंखें भर आई थी, लेकिन क्या कर सकती थी वो। आप आराम करिए। अच्छा, मैं खाना बनाती हूँ, फिर दवा भी लेनी है आपको। इतना कहकर वो उनके पास से उठ गई और अंदर आंगन में आ गई। वहीं दूसरी तरफ जतिन इस वक्त टीवी खोले बैठा हुआ था। उसके सामने न्यूज़ चैनल चल रहा था। उसकी बीबी कविता, वो प्रेग्नेंट थी अब। जतिन सुनो ना, आज मेरा मन है, हम लोग बाहर डिनर पर चलते हैं। तुम्हारे बच्चे का घूमने का मन है आज, वो उसके पास बैठते हुए बोली। अच्छा मैडम, मन आपका और इल्ज़ाम मेरे मासूम से बच्चे पर, वो उसके पेट पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोला। हाँ, तो अभी वो कुछ कह थोड़े सकता है, इसलिए तो उसने मेरे को बताया। उसकी इस बात पर जतिन हंस पड़ा और उसके माथे को चूम लिया। ओके मेरी जान, रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, वो मुस्कुराकर बोला। उसकी बात सुनकर कविता खुश हो गई थी। वो अब रूम में आकर तैयार होने लगी कि वहीं रखा जतिन का फ़ोन बजने लगा। उसने जतिन को आवाज़ देना चाहा कि उस पर फ्लैश होते नंबर को देखकर उसका मुंह बन गया। ये बुढ़िया, इसे भी सुकून नहीं है, ज़रा सा भी हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती इससे। जब देखो तब कॉल ही लगाए रहती है, उसने गुस्साते हुए कहा और कॉल कट कर दिया। लेकिन बार बार फ़ोन बज रहा था। उसने अब गुस्से से भरकर कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। क्या है, आपको समझ में नहीं आता है क्या कि जब फ़ोन नहीं उठा रहे तो कहीं बिजी होंगे? हर कोई आपके जैसा खाली नहीं होता है जो 24 घंटे फ़ोन पर ही लगा रहे। ज़रूर पैसों के लिए ही फ़ोन किया होगा आपने। तो सुनिए, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं और जतिन भी बहुत बिजी रहते हैं, तो बार बार कॉल मत किया करिए, समझिए आप। जतिन के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो हिलाया और आप लोगों को भेज दिया। उसके शब्दों में कोई सीमा नहीं थी। उसने दूसरी तरफ से आवाज़ भी नहीं सुनी, बस उन्हें सुनाती चली गई। बहू, एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहा ना कुछ नहीं सुनना है हमें, इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास। चलिए, रखिए आप फ़ोन, वो फुफकारते हुए बोली और कॉल कट कर जतिन का फ़ोन ऑफ कर बिस्तर पर फेंक दिया। मेरा फ़ोन बज रहा था क्या? थोड़ी देर बाद जतिन वहाँ आते हुए बोला। हाँ, ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं थी, तुम भी चेंज करो, अब हमें लेट हो रहा है। उसके कहने पर जतिन ने सिर हिलाया और तैयार होने लगा। वहीं दूसरी तरफ सावित्री अब भी फ़ोन हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी। पति के मना करने के बाद भी उनका मन नहीं माना और उन्होंने बेटे को फ़ोन लगा दिया। पर बहू की कड़वाहट भरी बातें उनका सीना छलनी कर चुकी थी। कुछ देर तो वो अपनी जगह पर खड़ी रही। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज वही उनके साथ नहीं था जब उसके पिता को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सावित्री, सावित्री कहते हुए उनकी पड़ोस की औरत घर तक आ गई तो उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें साफ की। हाँ रमा, क्या हो गया? वो बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई साहब की हालत कितनी ख़राब लग रही है, हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं जाती उन्हें? उसने आते ही कहा। जतिन को फ़ोन कर देती, वो तो कितना बड़ा डॉक्टर खुद है, अब वहीं ले जाकर अच्छा इलाज करा देता इनका। रमा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कहाँ कुछ ख्याल रहता है। खैर छोड़ ये सब, मैं सरकारी अस्पताल में लेकर जाऊंगी आज उन्हें। कहती थी कि अपने लिए सोच कर चलना, ज़माना बड़ा ख़राब है। तब तो बेटे के प्यार के आगे अंधी हुई थी तुम भी। देख लिया ना, बेटा भी नहीं है अब पास और ना ही दौलत। वो अपनी आदत अनुसार बोली कि बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो दोनों भागकर बरामदे में आईं।
रघुवीर की आंखें बंद हो रही थी, दर्द उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। रमा ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। सावित्री उन्हें संभालने उनके पास गई कि इसी पल भर में वो अपना दम छोड़ चुके थे। रोने की तेज आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। अब किसी पड़ोस के लड़के ने जतिन को फ़ोन करके इस बारे में खबर कर दी थी। वो घर आया तो बाप की लाश देखकर आंखें भर आई थी उसकी। बहुत जल्दी लौट आया तू तो, सावित्री ने पति के बेजान शरीर को देखते हुए उससे कहा। उनकी आवाज़ में ही अथाह तकलीफ पसरी हुई थी। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। सावित्री को खुद का तो जैसे होश ही नहीं था। बेटे से नाराज़गी थी, उन्होंने उससे बात तक नहीं की। अंतिम संस्कार के बाद जब वो माँ के पास आया तो सावित्री ने एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया था। जतिन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने कुछ नहीं कहा। काश तुझे कुछ होश होता। अपनी बीबी को छोड़कर माँ बाप का ख्याल कभी नहीं आया ना तुझे कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। वो दर्द से तड़प रहे थे, उन्हें ज़रूरत थी अपने बेटे की, पर तुझे तो एक बार पूछने तक की फुर्सत नहीं थी उनके बारे में। आखिरी बार तुझे देखना चाहते थे वो। उन्होंने मुझसे नहीं कहा, पर मैं तो उनके दिल का हाल समझती थी ना। तेरे जाने के बाद कभी ऐसा दिन नहीं बीता होगा कि उन्होंने याद नहीं किया होगा तुझको। वो रोते हुए बेटे से शिकायत कर रही थी। तरह तरह के शब्द उनके कानों में अभी भी सुनाई दे रहे थे। जो लोग जतिन के लिए कह रहे थे बहू तो पराई थी, पर उनका बेटा वो तो अपना था, वो तो आ सकता था। उसी का तो गुरूर किया करती थी सावित्री कि कोई साथ दे ना दे, पर उनका बेटा, उसने तो अपने माँ बाप का संघर्ष देखा है, वो उनका साथ जरूर देगा। पर कुछ भी उनकी सोच के मुताबिक नहीं हुआ था। जिंदगी कब हमारे तरीके से चलती है उसकी तो अपनी एक कहानी होती है, और हम उसके हाथ की कठपुतली जिन्हें वो जीवन भर नचाती ही रहती है। बंद करिए अब आप अपना ये ड्रामा। इतनी ही दिक्कत थी तो आप लखनऊ आ सकती थी उन्हें लेकर, लेकिन आपको तो दुनिया की नज़रों में महान बनना था ना। कविता मुँह की तेज थी, वो कब तक चुप रह सकती थी। उसकी बात पर बैठी औरतें भी वहाँ सन्न रह गई। उसकी बात पर वहाँ बैठी औरतें भी सन्न रह गईं। कोई कहेगा कि यहाँ पर अभी उसके ससुर की मौत हुई थी। वो तो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। सही कहा तूने, सारी गलती मेरी ही है, सावित्री ने फीका सा मुस्कुरा कर कहा, और अपनी जगह पर जहाँ वो खड़ी थी वहीं धम्म से बैठ गई। जब तक रघुवीर थे इतनी तो हिम्मत नहीं थी किसी में कि कोई उनसे इस तरह से बात भी कर सके, और आज उनके जाते ही बहू भी अपनी पर आ गई थी। शब्दों की तेज तो वो पहले भी थी, पर तब बेटे को तो थोड़ा बहुत लिहाज था, लेकिन अब तो वो भी अपनी मान मर्यादा जैसे खोसा गया था। जतिन भी तो वहीं था ना, वो अपनी बीबी को रोक सकता था, पर उसने कविता को एक शब्द भी नहीं कहा और वहीं खड़ा तमाशा देखता रहा। और आप लोग, कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है यहाँ, चलिए निकलिए अब यहाँ से। सास के बाद कविता अब वहाँ खड़े हुए लोगों की तरफ देखकर बोली, तुझे कोई देखने आया भी नहीं है यहाँ। रघुवीर भाई साहब और सावित्री के स्वभाव की वजह से सब इकट्ठा थे, पर तेरा तो भगवान ही हिसाब करेगा बेटा, रमा ने कहा, और एक एक करके सब वहाँ से चले गए। रघुवीर के जाने का सबसे ज़्यादा दुख बस सावित्री को ही था। जतिन और कविता तो बस मेहमान की तरह यहाँ आए थे। उन्होंने सावित्री से भी कोई खास मतलब नहीं था जैसे। अब इतना क्या परेशान हो रहे हैं आप? जतिन, जो होना था वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जतिन को सोच में डूबा हुआ देखकर कविता ने कुछ प्यार से कहा। वो बिस्तर पर कब से लेटा हुआ बस करवटें ही बदल रहा था। कविता उसे काफ़ी देर से देख रही थी तो अब उसने खुद ही बात शुरू की। कविता, इसमें मेरी भी गलती थी शायद कहीं। आपकी कोई गलती नहीं थी जतिन, आप बेवजह खुद को दोष देना बंद करिए और चलिए खाना खाइए। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली। उन्हें यहाँ आए हुए 2-3 दिन बीत चुके थे। जतिन के फ़ोन पर हॉस्पिटल से भी कॉल्स आ ही रहे थे। ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी उसे। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल भी फिर से ज्वाइन करना है और माँ को अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। वहाँ लेकर गया तो कविता का मूड आए दिन खराब होता रहेगा। उसको भी तो इस टाइम केयर की ज़रूरत है, उसे नाराज़ नहीं कर सकता वरना उसकी तबीयत पर असर पड़ेगा। वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी सी रहने लगी है। जतिन खुद में ही बातें किए जा रहा था। माँ से ज़्यादा उसे अपनी बीबी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह थी। जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको तकलीफ हो रही थी ये नहीं दिख रहा था उसे।
माँ, आप एक काम करिए, हमारे साथ ही लखनऊ चलिएगा। यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगी? बहुत सोच विचार के बाद जतिन सावित्री जी को मनाते हुए बोला, मुझे यहीं रहना है। तुम्हारे पापा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं बिताई तो अब आखिर के वक्त में ये घर नहीं छोड़ा जाएगा। और तुम दोनों भी चैन से रहो, उन्होंने उखड़े से अंदाज में कहा। जब वो कह रहे हैं तो आपको जाना नहीं है। आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? गांव वालों की नज़रों में इन्हें पहले ही सबको लगता है कि हम यहाँ आए तक नहीं, पापा की बीमारी जानकर भी। और अब आप नहीं चलना चाहती ताकि और लोग 10 तरह की बातें बनाएं कि देखो माँ को अकेले छोड़कर चले गए बेटे बहू। कविता ने अपनी तीखी आवाज़ में कहा। माँ, कविता ठीक कह रही है, आप क्यों दिमाग खराब करना चाहती हैं मेरा? वैसे ही बहुत परेशान हूँ मैं, तो प्लीज़ अब और नाटक मत करिए और तैयारी करिए चलने की, जतिन बोला। सावित्री के पास अब एक आखिरी सहारा जतिन ही था। अपना घर गांव छोड़कर वो जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर अब उन्हें उसकी सुननी ही पड़ी और वो जतिन कविता के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गई। उन्हें लगा था शायद अब तो उनके बेटे को अपने माँ की फिक्र होगी, लेकिन उनका सफ़र इतना आसान था ही नहीं। यहाँ आने के बाद कविता के दिमाग में कुछ चलने लगा था। उसकी सहेलियों ने उसे सास से छुटकारा पाने के जाने कितने ही तरीके सिखा दिए थे और अब उसे भी वो सब ठीक ही लग रहा था। कविता उनसे ही घर का सारा काम कराया करती थी और कभी कभी तो जानबूझकर किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करती। उसने कोई तरीका नहीं छोड़ा था सावित्री को परेशान करने का। ऐ बुढ़िया सुन, सारे बर्तन अच्छे से साफ कर देना और उसके बाद घर की साफ सफाई भी करनी है। तो ऐसे आराम फरमाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी कंडीशन नहीं है कुछ करने की और मेड भी छुट्टी पर है तो तुम्हें ही करना होगा। सावित्री जी अपने पति की फोटो हाथ में लिए हुए हाल में बैठी थी कि उनके पास आते हुए कविता ने बदतमीजी से कहा, बेटा मेरी कमर में दर्द है। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसा है, नखरे बहुत हो गए हैं तुम्हारे। यहाँ मुफ्त की रोटियां ही तोड़ने आई हो क्या? जो जरा से काम का कहा तो बहाना पहले ही तैयार कर रखा है। अगर काम नहीं हुआ तो भूल जाना रात के खाने का। वो लगभग उन्हें धमकी देते हुए बोली और फिर वहीं सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गई। हाँ, पहले मुझे फ्रूट्स कट करके दे जाना, उसके बाद काम शुरू करना, वो हुक्म करते हुए बोली और रिमोट उठाकर उसने टीवी ऑन कर लिया। जब से सावित्री यहाँ आई थी आए दिन यही होता था उनके साथ। सावित्री जिनकी कमर में दर्द हो रहा था, उनकी आंखों में नमी भर आई। उन्हें यही लग रहा था कि काश वो यहाँ न आकर अपने गांव में ही रहती। कम से कम वहाँ कोई टॉर्चर करने वाला तो नहीं था उनको, पर फिलहाल तो उन्हें काम करना ही था। जतिन के हॉस्पिटल से लौटने के टाइम पर वो रूम में आ गई थी और उसके कदमों की आहट पाकर फ़ोन पर बात करने लगी थी। हाँ दिव्या, क्या बताऊँ तुझे, पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, पर अब खर्च बढ़ गया है ना। पहले हम 2 ही लोग थे और अब मेरी सास भी यहीं रहने आ गई हैं। मेरी प्रेगनेंसी भी इसी में है। जतिन तो बहुत ही परेशान रहने लगे हैं। नहीं नहीं, मैं कहाँ कोई जॉब कर सकती हूँ इस हाल में। हाँ, वही एक तरीका है, लेकिन जतिन मानेंगे कहाँ? वृद्धाश्रम तो अच्छा ही है, वहाँ ठीक से सेवा तो हो जाती है ऐसे लोगों की। यहाँ तो मेरी सास को भी दिक्कत होती है। वहाँ अपनी हम उम्र के लोगों के बीच आसानी भी होती होगी ना, और घर खर्च भी कम लगेगा हमारा, कम लोग होंगे तो। रवि ने बिल्कुल सही किया अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर। भाई कब तक बूढ़े बुढ़िया के पीछे लगे रहना है? इनकी ज़िंदगी तो गुजर ही चुकी है अब, लेकिन हमारी और हमारे बच्चों की भी तो लाइफ होती है जिस पर हमें फोकस करना होता है। जतिन से डायरेक्ट ना कहकर कविता ने ये तरीका निकाला था उसके दिमाग में ये बात डालने का। झूठ में ही फ़ोन कान से लगाए वो अपनी सहेली से बात करने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी बातें जतिन के दिमाग पर गहरा असर कर रही थी। अरे आप कब आए? वो अब फ़ोन कान से हटाते हुए बोली। बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं दिव्या से बात करने में बिजी थी ना तो शायद ध्यान नहीं गया। क्या कह रही थी वो? रवि ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया? जतिन ने उससे सवाल किया। हाँ, वही बात हो रही थी। पैसों की प्रॉब्लम होने लगी थी ज़्यादा लोगों के होने पर, और फिर काम भी तो कितना बढ़ जाता है। ऐसे में अब वो लोग भी वहाँ सुकून से रहेंगे और इधर ये दोनों भी। कौन सा बहुत दूर भेजा है, जब दिल करता है मिलने चले जाते हैं। रवि से बात करके माँ को भी वहीं छोड़ देता हूँ, वहाँ रहेंगी तो ठीक रहेगा, वो सोचता हुआ बोला। और फिर जब जतिन ने फैसला कर लिया था अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने का, तो सीधे तरीके से तो उनसे कह नहीं सकता था, इसलिए उसने एक बहाना सोच रखा था।
माँ, मुझे और कविता को कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होगा। आप अकेली घर पर रहकर क्या करेंगी? इसलिए सोच रहा था आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ कुछ दिनों के लिए। बेटे के ये शब्द गर्म कांच की तरह सावित्री देवी को अपने कान में पिघलते हुए महसूस हो रहे थे। क्या जरा भी जुबान नहीं कांपी ये कहने से पहले? हाँ, बहुत कुछ हुआ अब तक, लेकिन अब जब वो उन्हें अपने पास रख सकता था तब वो उन्हें यहाँ से भी निकालना चाहता था। पहले उन्हें उनके गांव घर से दूर रख कर यहाँ ले आया और अब यहाँ से बाहर निकालने का प्लान तैयार कर रहा था। क्या उसकी बात, उसका बहाना सावित्री जी को नहीं समझ आया था? उनके बेटे और बहू इतने भी काबिल नहीं थे कि उन्हें उनका इरादा ना पता हो। जहन में ढेरों शब्द, हजारों सवाल आ रहे थे, पर इस वक्त वो मौन ही रहीं। चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई और उन्होंने अपना हाथ उठाकर जतिन के गाल पर प्यार से रखा। तुम्हें झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सीधे तरीके से भी कह सकते हो कि माँ, अब आपका बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। आपने तो भले ही मुझे इतना बड़ा कर दिया, पर मैं आपकी ज़िंदगी के आखिरी 1-2 सालों में भी आपका सहारा नहीं बन सकता। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम साफ शब्दों में भी कहोगे तो भी। जाने क्या था उनके शब्दों में, ना गुस्सा, ना नाराज़गी, ना ही कोई कड़वाहट, और उनकी बात पर जतिन कुछ कह ही नहीं पाया। माँ, उसने धीरे से कहा, अगर औलाद तुम्हारे जैसी होती है ना तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी वो लोगों को भी औलाद ही रखे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद वो अनाथ आश्रम चली गई थी। कविता को लड़की हुई थी, पर इस बात की खबर तक सावित्री जी को नहीं दी गई थी और ना आश्रम जाने के बाद कभी जतिन या कविता उनसे मिलने गए। जिंदगी के 8 से 10 साल उन्होंने वृद्धाश्रम में ही बिताए थे, पर अब उन्हें घुटन सी होने लगी थी और उन्होंने अदालत में ये मामला पेश कर दिया था जो अक्सर ही उनके दिमाग में चलता रहता था। जुल्म जुल्म ही होता है, फिर चाहे वो कोई अपना करे या कोई पराया, और उनके बेटे बहू ने जो किया था वो भी एक अपराध ही था। उनकी आप बीती सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया था। जीवन तब तक आसान होता है जब तक अपने साथ होते हैं, पर सावित्री देवी की जिंदगी कहाँ आसान थी। जाने कितने ही तरह के उतार चढ़ाव देखे थे उन्होंने। अदालत में सभी की आंखों में आंसू थे। पापा, पापा, कल ना मेरा हैप्पी बर्थडे है तो मुझे बड़ी वाली टॉय कार चाहिए आपसे। जहाँ एक तरफ सावित्री की जिंदगी बेरंग हो चुकी थी, वहीं जतीन अपनी बेटी और पत्नी के साथ खुश था। ओके मेरा बेबी, आपको जो भी चाहिए होगा वो सब कुछ मिलेगा। सच्ची पापा? यस माई बेबी, वो उसके गाल खींचकर बोला तो बेटी उससे लिपट गई। जतीन, सुनो, तुमने न्यूज़ देखी क्या आज की? कविता ने वहाँ आते हुए पूछा। कैसी न्यूज़? कुछ खास था क्या? जतिन के सवाल पर उसने बेटी की तरफ देखा। बेटा, जाकर आप रूम में पढ़ाई करो। ओके मम्मा, कहकर वो वहाँ से भाग गई। क्या हो गया, अब बोलो भी, जतिन ने कुछ चिढ़कर पूछा। तुम्हारी माँ के नाटक नहीं खत्म होने वाले इस उम्र में भी। अब क्या कर दिया उन्होंने? वो तो यहाँ आई भी नहीं इतने टाइम से, तो क्या कुछ भी बोले जा रही हो? जतिन ने झल्लाहट से पूछा तो कविता ने अपने फ़ोन पर एक वीडियो ओपन करके रख दिया जिसमें एक न्यूज़ चल रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि कैसे वृद्धाश्रम में रहने वाली एक बूढ़ी औरत कोर्ट तक पहुंच गई। ये सब देखकर जतिन की आंखें हैरानी से कुछ फैली। मतलब ही नहीं रखना मुझे इनसे, जो करना है करने दो। वो फ़ोन बंद कर एक तरफ सोफे पर फेंकते हुए बोला। इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसे एक बार तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, ना ही कोई पछतावा। उसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था उन दुखों से जो उसकी माँ ने झेले थे। उसे बस गुस्सा थी अपना नाम खराब होने का। उसे डर था कि कहीं सावित्री उसका नाम ना उगल दे। ये कलयुग की ही सच्चाई थी, जहाँ अपने बच्चे भी एक वक्त के बाद आपके अपने नहीं रह जाते और अपनी बीवी अपने बच्चों को ही अपना पूरा परिवार समझने लगते हैं। अदालत में सावित्री जी बोली, मेरे साथ जो हुआ वो बाद में किसी माँ के साथ ना हो, बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि जज साहब आप अनाथ आश्रम और खुलवा दीजिए ताकि बच्चों को वहाँ छोड़ा जा सके। सावित्री ने एक गहरी सांस भरकर जज से कहा, देखिए सावित्री जी, आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था और ऐसे बच्चे हमारे समाज में भर चुके हैं। वृद्धा आश्रम उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनका कोई अपना नहीं होता, पर आजकल के युवा अपने माँ बाप को वहाँ छोड़कर उनसे छुटकारा चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाला समय तो और भी ज़्यादा बुरा होगा।
हर किसी को सोचना चाहिए कि माँ बाप का कर्ज पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा करके भी नहीं उतारा जा सकता है, पर अगर कोई इस तरह का अत्याचार करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने माँ बाप को ऐसे घर से बाहर करने वालों की ज़मीन जायदाद जो उन्होंने अपने माँ बाप से ली है, उसे सरकारी ज़मीन में शामिल कर लिया जाएगा और उन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास उनका परिवार ही नहीं है, जो बेसहारा है। इसका दुरुपयोग करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई भी शख्स ऐसी कंडीशन में सामने आता है तो उस पर सरकारी कार्रवाई की जाएगी। जज ने पूरी बात सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। माँ बाप बच्चों की हर गलती माफ़ कर देते हैं, उनके लिए वह जीवन पर्यंत मेहनत करने को तैयार रहते हैं। पर कुछ बच्चों को उनका यह त्याग दिखता ही नहीं है। चीज़ें प्यार से समझाई जा सकती है, पर जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है। और वही आवाज़ आज सावित्री जी ने उठाई थी। उनकी ज़िंदगी तो गुजर ही चुकी थी लगभग, पर उन्होंने जो झेला था वो नहीं चाहती थी ऐसा किसी और माँ बाप के साथ हो। जतिन आज जब हॉस्पिटल आया तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। उसे कोई माजरा समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। बस लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। वो इतनी भीड़ देखकर पीछे वाले गेट से अंदर आया। ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है बाहर, कुछ हुआ है क्या? जतिन ने हॉस्पिटल के अंदर आते ही एक नर्स से पूछा। सर, ये बात तो आपको डॉक्टर भाटिया ही अच्छे से बता पाएंगे। जाइए, वो अपने केबिन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली गई। वहीं जतिन खुद में सोच विचार करता हुआ सीनियर डॉक्टर भाटिया के केबिन में आया और नॉक किया। कम इन, उनकी आवाज़ सुनकर वो अंदर आया। सर, आपने बुलाया मुझे? डॉक्टर जतिन, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है मुझे आपके बारे में? मैं तो आपको एक काबिल डॉक्टर के साथ साथ बहुत ही अच्छा इंसान भी समझता था, पर आपकी असलियत अब हमारे सामने आ रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? वो असमंजस में बोला तो डॉक्टर भाटिया ने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें पढ़कर वो बिल्कुल शौक रह गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हकलाते हुए बोला। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ मिस्टर जतिन। जो इंसान अपने पेरेंट्स का नहीं हुआ वो किसी और का क्या ही होगा। मुझे ऐसा घटिया इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने हॉस्पिटल में। इनफैक्ट कहीं भी अब आपको जॉब नहीं मिलेगी, कोर्ट का ऑर्डर भी है ये। कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। जतिन ने बहुत कोशिश की उनसे कुछ कहने की, अपनी बात रखने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाहर जो भीड़ इकट्ठा थी वो यही चाहती थी कि डॉक्टर जतिन का सर्टिफिकेट ख़त्म कर दिया जाए और वो कहीं काम भी ना कर पाए। एक झटके में जतिन का करियर बर्बाद हो चुका था। वो थका हारा जब घर लौटा तो कविता परेशान हो गई उसे देखकर। जतिन, क्या हुआ आपको? आप ऐसे इतना ड्रिंक क्यों किया है आपने? उसे नशे में लड़खड़ाता हुआ देखकर वो भागते हुए उसके पास पहुंची और उसे संभालने लगी। तो और क्या करूं? मेरी माँ थी वो, पर उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी वजह से मेरा पूरा करियर, मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गया। मेरा सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया गया है। नशे में वो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोले जा रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर कविता के भी होश उड़ गए थे। आज दोपहर में भी तो कोर्ट से एक नोटिस आया था जिसमें ये लिखा था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जा किया जाएगा। इनफैक्ट उनका घर भी उसमें जा रहा था। कविता ने सोचा था कि जतिन के आने पर वो कुछ करेगी, पर अब जतिन खुद को टूटा हुआ सा लग रहा था और होश में भी नहीं था, तो वो उसे क्या ही कहती। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर चुके थे। जतिन और कविता बिल्कुल ही परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या नहीं। आज जब वो बैंक गया था किसी काम से तो उसे वहाँ पर एक पेपर मिले बैंक की तरफ से, जिसमें रघुवीर के नाम से 50 लाख रुपए आए हुए थे। ये उनके बेकसूर साबित होने पर, उनके केस जीतने पर मिले हुए पहले के पैसे थे, लेकिन बैंक में आने में बहुत टाइम लग गया। रघुवीर ने बहुत कोशिश की थी लेकिन जीते जी उसको ये पैसे नहीं मिले थे। बाद में ये जतिन को मिलने थे। इतनी सारी परेशानियों के बीच इतना बड़ा अमाउंट देखकर जतिन खुश हो गया था। उसने घर आकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पैसे हमारे हाथ आ गए तो हम कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ एक नए सिरे से अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर सकते हैं। जतिन बोला, हाँ, और मैं एक हॉस्पिटल खोल लूँगा। लेकिन कविता, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम?
इन पेपर्स पर हमें माँ के साइन चाहिए होंगे, उनके बिना हम कुछ भी नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि वो इन पेपर्स पर साइन करेंगी। वो ज़रूर साइन करेंगी इन पर, हमारे लिए ना सही अपने पोती के प्यार में ज़रूर उनका दिल पिघलेगा। हम उन्हें मनाकर वापस ले आएंगे और वो बुढ़िया ज़रूर मान जाएगी, देखना तुम। वहीं थोड़ा सा ड्रामा और सब एक बार फिर से हमारे हाथ में होगा। कविता ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। एक रोज़ सावित्री जी वृद्धाश्रम के बरामदे में बैठी हुई अखबार की खबरें देख रही थी कि एक गाड़ी वहां आकर रुकी और गाड़ी की आवाज़ से उनकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। उसमें से जतिन, कविता के साथ एक 5 साल की लड़की भी बाहर निकली जिसने घुटनों तक फ्रॉक पहना हुआ था। जतिन को देखकर वो उठ खड़ी हुई और अंदर जाने को हुई कि तब तक तेज कदमों से वो वहां पर आ पहुंचा। दादी, सावित्री को देखते हुए ही वो बच्ची भागकर उसके पैरों से लिपट गई। छोटी सी बच्ची को खुद से लिपटा हुआ देखकर और उसके मुंह से दादी सुनकर उन्हें समझ आ चुका था कि ये जतिन की बेटी और उनकी पोती है। ना चाहते हुए भी उनके हाथ उठ गए थे। उस बच्ची को खुद से चिपका लिया था उन्होंने। मेरा बच्चा, वो नम्र स्वर में बोलते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी थी, जैसे सब भूल गई हो। और ये देखकर कविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दादी, आप मेरी दादी हो, आप यहाँ क्यों रहती हो? फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? उस मासूम ने सवाल किया। बेटा, दादी पापा और मम्मा से नाराज़ थी, इसलिए यहाँ आ गई थी, पर अब से वो आपके साथ ही रहेंगी, कविता ने कहा। माँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं, प्लीज़ हमें एक मौका दे दीजिए, जतिन ने कहा। मैंने बहुत बदतमीजी किया आपके साथ, आपको जो सज़ा देनी हो हमें दे सकती हैं, पर अब हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। आप हमारे साथ चलिए, हमारे लिए ना सही अपनी पोती के लिए ही, कविता ने शब्दों में चाशनी घोलते हुए कहा। तो सावित्री व्यंग से मुस्कुराई। और कितना गिरना चाहते हो तुम दोनों? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। आज तक कभी ख्याल नहीं आया अपनी माँ का? अब इस मासूम का सहारा ले रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। भगवान से तो डरो। जब ये पैदा हुई तब खबर तक नहीं दी मुझे, और आज तुम्हें दादी पोती के रिश्ते का वास्ता देना है। जिन पैसों की लालच में तुम यहाँ तक आए हो, वो पैसे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मैंने उन पैसों को अनाथ आश्रम में दान देने का फैसला लिया है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। सावित्री देवी ने ये कहते हुए उनसे मुंह फेर लिया और फिर पलटकर उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपने कमरे में चली गईं। इतना सम होने के बाद भी उन्हें लगा था कि माँ की ममता तो बस प्यार की भूखी होती है और वो जरा सा घड़ियाली आंसू बहाकर सब दोबारा से हासिल कर लेंगे। लेकिन सावित्री देवी को जिंदगी का सबक मिल चुका था और लोगों की पहचान भी हो चुकी थी। वो अब दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वहीं जतिन और कविता पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। उनके पास इस दलदल से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। एक माँ तो शायद तभी मर चुकी थी जब अपने बहू तो छोड़ दो, बेटों की नज़रों में भी उसके लिए कोई प्रेम, कोई दर्द नहीं था। आज जो सावित्री देवी के रूप में खड़ी थी वो एक मजबूत पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति को अपने बेटे के लिए संघर्ष करते देखा था। बेटे के डॉक्टर होने के बावजूद भी अपने पति को दर्द से तड़प कर मरते हुए देखा था। आज वो एक पत्नी थी जो अपने बेटे को सबक सिखा रही थी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे और इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी कहानी अपलोड करने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ।